ये कहानी है एक ऐसी बैंक रॉबरी करने वाली टीम की जिसे पूरे देश की पुलिस कभी नहीं रोक पाई। ये कहानी सस्पेंस से इतनी भरी हुई है कि आपका दिमाग हिला देगी, क्योंकि ये सब चोर इतनी खतरनाक चोरियां करते हैं जितना पुलिस वाले कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। ये चोर पुलिस वालों को बताकर बैंकों में घुसते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देते कि वापस बाहर कब निकल गए थे। और हमें इस कहानी के एंड में पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड कोई और ही था और उसने चोरियां करके अंधा पैसा छाप लिया होता है। कहानी की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आर्मर्ड ट्रक बैंक की तरफ जा रहा होता है, जिसमें आगे 2 गार्ड्स और पीछे 2 गार्ड्स बैठे होते हैं। अचानक ट्रक एक कॉफी शॉप के बाहर आकर रुक जाता है। तभी एक कार आकर ट्रक के बिल्कुल पास रुकती है और पीछे से एक एसयूवी भी आ जाती है। गार्ड्स को कुछ समझ आ पाता उससे पहले ही 2 नकाबपोश लोग बाहर निकलते हैं और बंदूक तान देते हैं। गार्ड्स फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन ट्रक के अंदर बैठा एक गार्ड घबरा जाता है और पैनिक बटन दबा देता है। बैकअप के लिए कॉल चला जाता है। एक रॉबर ये समझ जाता है और ड्राइवर को धमकाता है, बाहर निकलो वरना मैं तुम पर फायर कर दूंगा। ड्राइवर मना कर देता है, इसलिए रॉबर्स विंडशील्ड में होल करते हैं, ट्रक को अपनी एसयूवी से बांधते हैं और उसे ऐसे फाड़ देते हैं जैसे टिन के डिब्बे का ढक्कन खोला जा रहा हो। ड्राइवर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगते ही वहीं ढेर हो जाता है। उसी वक्त दूर से सायरन की आवाज आने लगती है। बारिश में भीगती हुई सड़कों पर पुलिस पूरी रफ्तार से आ रही होती है। अब इन चोरों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी होती है। इधर चोरों का एक मार्क नाम का दोस्त शांत दिमाग से पुलिस मूवमेंट पर नजर रख रहा होता है। पुलिस के पास बस 30 सेकंड्स बचे होते हैं। रॉबर्स ट्रक के पीछे एक्सप्लोसिव्स लगाते हैं और जोरदार धमाके के साथ ट्रक पूरी तरह खुल जाता है और आखिरी गार्ड भी मारा जाता है। एक चोर सबूत मिटाने के लिए अपनी एसयूवी के आगे बॉम्ब रख देता है। सायरन और तेज होती जा रही होती है। फाइट के लिए सब चोर रेडी हो जाते हैं। पुलिस वालों के पहुंचते ही गन फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक एक करके पुलिस वालों के 4 लोग मारे जाते हैं। ये चोर कोई आम लोग नहीं थे, ये हाईली ट्रेंड थे, साफ साफ एक्स मिलिट्री लग रहे थे। हालांकि एक घमंडी चोर को लगता है कि अब सब उसके कंट्रोल में है। तब गैंग एक खाली आर्मर्ड ट्रक लेकर वहां से फरार हो जाती है। गैंग का लीडर सबसे बहुत नाराज होता है, क्योंकि प्लान साफ सुथरा होना चाहिए था, लेकिन उसके एक आदमी ने बगावत करके एक गार्ड को मार दिया। वे आर्मर्ड ट्रक को एक वेयर हाउस में छोड़ देते हैं। यहीं पर हमारी मुलाकात मारमैन की पूरी टीम से होती है। इस गैंग के लीडर का नाम रे मारमैन है, जो कि इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड है। और ये है बॉस्को, जो कानून के किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसने ही आज गोली चलाई थी। और इनका तीसरा साथी है डॉनी, जो बहुत फास्ट और चालाक ड्राइवर है। और ये है लीवाई, जो कि मारमैन का राइट हैंड है। मारमैन बॉस्को से सख्ती से पूछताछ करता है। उसे शक होता है कि बॉस्को सच में क्लीन है या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। रे को सिर्फ पीछे छूटी लाशों की चिंता नहीं है, उसे डर है कि अब आगे क्या होगा। अब वो ऑफिशियली कॉप किलर्स बन चुके हैं और ये लाइन क्रॉस करने के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब सीन कट होता है और हमें डिटेक्टिव बिग निक को दिखाया जाता है। निक क्राइम सीन पर ऐसे स्वैगर के साथ आता है जैसे वो जगह उसी की हो। वो काफी टाइम से मारमैन और उसके गैंग के पीछे पड़ा हुआ है और आज की ये मेस उसकी आग में घी डाल देती है। उसके साथ मर्फी, टोनी और बोराको होते हैं। ये सब निक के लॉयल हैं, लेकिन साफ दिखता है कि वो उसकी ड्रिंकिंग हैबिट से परेशान है। निक किसी की नहीं सुनता। वो क्राइम सीन से एक डोनट उठाता है, लेकिन खाता नहीं, बस बोलता है, मैं सब संभाल रहा हूँ। क्राइम सीन देखते ही निक का दिमाग घूमने लगता है। वो कहता है, आखिर खाली आर्मर्ड ट्रक क्यों चुराया गया? इसके पीछे कोई खतरनाक साजिश है। इधर बॉस को पास ही छुपकर सबकी फोटोज ले रहा होता है। जैसे ही मामला गर्माता है, FBI एंट्री लेती है और टेंशन और बढ़ जाती है। FBI एजेंट लोबिन बॉब साफ तौर पर निक को पसंद नहीं करता और ये फीलिंग दोनों तरफ से सेम है। बॉब निक की एक्सपेंसिव जैकेट पर तंज कसता है। निक ऐसे टाल देता है जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन साफ है इन दोनों की टक्कर आगे तय है। बॉस को ये सारी जानकारी मारमैन को दे देता है। अब मारमैन जान चुका है उसका दुश्मन कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं बल्कि बिग निक है और अब ये मामला पर्सनल हो चुका है। शेरिफ डिपार्टमेंट में निक और उसकी टीम रॉबरी पर डिस्कशन करते हैं। टोनी कहता है ये मारमैन का काम है। निक सिर हिलाता है, लेकिन उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसे एक नाम याद आता है, डॉनी, जो कि एक बारटेंडर है और वो शायद बहुत कुछ जानता है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉनी क्राउड संभाल रहा होता है। उसके पास एक सिक्योरिटी कार्ड होता है जो फेडरल रिजर्व के एक एम्प्लॉई का छूटा हुआ है। ये डिटेल आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। वो मैक से बात करता है। मैक डॉनी की शार्प मेमोरी की तारीफ करता है। डॉनी मुस्कुराकर बोलता है, मैं हमेशा अपने सराउंडिंग्स पर कंट्रोल रखता हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि ये कंट्रोल अब फिसलने वाला है। तभी निक बार में एंट्री लेता है। वो एकदम काम बनने का नाटक करता है। डॉनी से कैजुअल बातें करता है। ड्रिंक्स के बाद लोग जो अजीब कहानियां सुनाते हैं उन पर कमेंट करता है। लेकिन जैसे ही डॉनी बार से बाहर निकलता है, निक अचानक हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह डॉनी अजीब हालत में उठता है। उसको तेज सिर दर्द हो रहा होता है और वो बड़बड़ाता है। वो लड़खड़ाते हुए बाहर आता है और देखता है निक और उसकी टीम शराब के नशे में लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे हैं। ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वेकेशन पर हो। डॉनी कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, मेरी पैंट्स गीली क्यों
क्यों हैं? पूरी टीम जोर से हंस पड़ती है। डॉनी ने पेशाब कर दिया था। जब निक उसे मारमैन के साथ अपनी एक फोटो दिखाता है, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। निक की इंटरोगेशन तेज हो जाती है। डॉनी पहले झूठ बोलता है, लेकिन निक के दबाव में धीरे धीरे टूटने लगता है। आखिरकार डॉनी मान लेता है वो सिर्फ एक गेटवे ड्राइवर है जिसे उसकी स्किल्स की वजह से हायर किया गया था। डॉनी कुछ महीने पीछे की कहानी याद करता है। वो बताता है कि कैसे मार्कस और बॉस्को ने सबसे पहले उससे कांटेक्ट किया। उन्होंने उसे एक जॉब ऑफर दी और फिर उसे रे मारमैन से मिलवाया। शुरू में मारमैन कन्विंस्ड नहीं था, लेकिन एक खतरनाक टेस्ट ड्राइव के बाद सब साफ हो गया। डॉनी इस काम के लिए ही बना है। उसकी ड्राइविंग स्किल्स पर कोई सवाल नहीं था, इसलिए मारमैन उसे टीम में शामिल कर लिया। डॉनी का गैंग के साथ पहला जॉब एकदम क्लीन ऑपरेशन था। उन्होंने कैश बंडल्स को पानी में फेंक कर चेक किया। वो देख रहे थे कि कहीं डाई बॉम्ब तो नहीं लगा। कुछ बंडल्स पर निशान निकले, लेकिन बाकी पूरी तरह क्लीन थे। और तब माइक्रोवेव में पैसे सुखाने के बाद मार्कस ने मारमैन से कहा, अब बहुत हो गया, रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन मारमैन कभी छोटे सपने देखने वाला नहीं था। तभी वो एक बड़ा प्लान रिवील करता है, क्लीन बिल्स में पूरे $30 मिलियन की प्लानिंग। निक पूछता है ये कैश कहाँ गया, लेकिन डॉनी चुप रहता है। वो कहता है ये मेरे पे ग्रेड से ऊपर है। अब डॉनी से और कुछ निकलने वाला नहीं था। निक उसे छोड़ते हुए बस इतना कहता है, तुम्हें जो भी जानकारी मिलती है तुरंत मुझे बता देना। अब हमें निक के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निक फ्रिज के पास खड़ा होता है। तभी उसकी पत्नी डेबी चुपके से आती है। उसके हाथ में फोन होता है। वो पूछती है, तुम कॉल्स डिलीट कर रहे थे क्या? निक बोलता है, मैं कल रात ड्यूटी पर था। तभी डेबी उसे सच्चाई बताती है, तुमसे स्ट्रिपर जैसी स्मेल आ रही है। फिर वो अपना फोन दिखाती है। वो मैसेज जो निक ने गलती से उसे भेज दिया था, असल में वो उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए था। डेबी बच्चों का सामान बैग में डालती है। वो जाने की तैयारी कर लेती है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है, सब ठीक करने के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी कोशिश में निक उसे कार में बैठने से रोकता है। थोड़ी धक्का मुक्की होती है, लेकिन निक पलटकर हाथ नहीं उठाता। डेबी अपना गुस्सा कुछ थप्पड़ों में निकालती है, फिर कार में बैठती है और चली जाती है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि निक और उसकी टीम को आखिरकार एक डायरेक्शन मिलती है। वो मार्कस पर फोकस करते हैं, जो कैश ट्रक रॉबरी में मारा गया गैंग मेंबर था। उसे मारमैन से लिंक किया जाता है। मारमैन का गैंग कोई आम लोग नहीं है। ये एलीट मर्सनरीज हैं, हाईली ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस्ड और कॉम्बैट में माहिर लोग हैं। निक अपनी टीम को उनके पुराने जॉब्स के बारे में बताता है। वो पैटर्न्स जोड़ता है जो उन्हें आखिरकार गैंग तक पहुंचा सकते हैं। मीटिंग खत्म करते हुए निक साफ बोलता है, मारमैन को पकड़ना मतलब हमारे सारे पेंडिंग केसेस सॉल्व होना। उधर डॉनी को मारमैन और बॉस को अपने साथ ले जाते हैं। मारमैन उसे अपना नेक्स्ट टारगेट दिखाता है। बाद में एक सुनसान पार्किंग लॉट में पूरा गैंग जमा होता है। वो अपनी सबसे बड़ी प्लानिंग डिस्कस करते हैं। प्लान सिंपल, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है। फ्राइडे के दिन फेडरल रिजर्व लूट करना। इन सब का टारगेट $30 मिलियन के अनमार्क्ड बिल्स है, जो वैसे भी डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। मारमैन समझाता है, अगर तुम बिल्डिंग को जरा भी देर तक देखते रहोगे तो सिक्योरिटी तुम्हें नोटिस कर लेगी। एक बार फेस याद आ गया तो सीक्रेट सर्विस तुम्हें ढूंढ निकालेगी। मारमैन समझाता है कि वहाँ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो आपके फोन के फेस आईडी से भी ज्यादा इंट्रूसिव हैं, और मान लो किसी तरह अंदर घुस भी गए तो असली प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। हर एक नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड होता है। अगर एक भी नोट गायब हुआ तो फेडरल एजेंसीज को तुरंत पता चल जाएगा और वो उसे दुनिया के किसी भी कोने से ट्रेस कर लेंगे। लेकिन मारमैन के पास सॉल्यूशन होता है। वो कहता है, हर दिन करीब $30 मिलियन के पुराने अनयूजेबल नोट सिस्टम से काट कर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। अगर उन्हें डिस्ट्रॉय होने से पहले उठा लिया जाए तो आपके पास होंगे $30 मिलियन, जो ऑफिशियली अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। बस एक ही प्रॉब्लम है, अंदर भी जाना है और बिना कोई निशान छोड़े बाहर भी आना है। लाओ पूछता है, सिक्योरिटी कैसे क्रॉस करेंगे? मारमैन अपने मिस्टीरियस अंदाज में बस इतना कहता है, हम पीछे के रास्ते से जाएंगे, एक ऐसे ट्रक के साथ जो चोरी की कैश से भरा होगा। इधर डॉनी एक नई जॉब शुरू करता है। वो चाइनीज रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय बन जाता है। ये सब प्लान का हिस्सा है। उधर निक घर जा रहा होता है, तभी उसे डिवोर्स पेपर्स मिलते हैं। अब मारमैन अपने क्रू को एक बार फिर प्लान समझाता है। वे फेडरल रिजर्व की मेन पावर काट देंगे, लेकिन वॉल्ट की बिजली चालू रहेगी। लाओ को क्यूरियोसिटी होती है कि मारमैन को ये सब जानकारी मिली कैसे, लेकिन मारमैन हमेशा की तरह उस सवाल को टाल देता है। अगले दिन डॉनी आराम से 2 फूड बैग्स लेकर चाइनीज फूड डिलीवरी बॉय के डिस्गाइज में फेडरल रिजर्व में घुस जाता है। निक और उसकी टीम दूर से देख रही होती है। डॉनी पहला चेक पॉइंट आसानी से क्रॉस कर लेता है। डेस्क पर गार्ड उसकी आईडी चेक करता है और उसे अंदर जाने देता है। डॉनी खाना सर्व करता है, थोड़ा फ्लर्ट करता है, फिर बाथरूम में जाता है। वहीं वो दूसरा फूड बैग वेंट के अंदर छुपा देता है। सब कुछ उनकी प्लानिंग के अनुसार रहा होता है। दूसरी तरफ लाओ के घर में एक अलग ही फैमिली ड्रामा चल रहा होता है। उसकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड गुलू गुलू करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन लाओ को उस लड़के पर जरा सा भी भरोसा नहीं। वो उसे गैराज में ले जाकर बात करता है। वो लड़के को साफ साफ समझाता है, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो कहता है कि पिछले 16 सालों से मेरी बेटी की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी थी। आज पहली बार मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। फिर अचानक टोन बदलता है, खैर छोड़ो,
बस ये कहना था कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा और आशा करता हूँ कि तुम्हारी इवनिंग अच्छी जाए। लड़का पूरी तरह डरा हुआ होता है। बाद में इस पर पूरा क्रू हंसता है। उसी रात मारमैन का क्रू एक रेस्टोरेंट में डिनर एंजॉय कर रहा होता है। शायद उन्हें लगता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी रॉबरी प्लान करने के बाद वो इसके हकदार हैं। लेकिन निक और उसके कुछ साथी वहाँ आ जाते हैं। डॉनी उन्हें सबसे पहले नोटिस करता है। निक बहुत फ्रेंडली बनता है और बोलता है कि वो डॉनी को जिम से जानता है। डॉनी चुप रहने की कोशिश करता है और धीरे से हाँ बोल देता है, लेकिन उसकी आंखों की घबराहट सब कुछ बता देती है। फिर निक दिखावा करता है कि वो मारमैन को भी पहचानता है, लेकिन मारमैन को जरा भी यकीन नहीं होता। वो सीधा बोल देता है निक यहाँ का नहीं है, लेकिन निक को इशारा बिल्कुल समझ नहीं आता। वो आखिरी बार पीछे मुड़कर बोलता है, मुझे हाई स्कूल का फुटबॉल मैच याद आ रहा है। असल में वो मारमैन को उकसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फैमिली के सामने मारमैन उसके जाल में नहीं फंसता। ठीक उसी वक्त जब लगता है कि बात हाथ से निकल जाएगी, गस बीच में आ जाता है और माहौल शांत कर देता है। लेकिन मारमैन के क्रू को अब शक होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि डॉनी शायद चीटर हो सकता है। वे डॉनी को एक अलग कमरे में ले जाते हैं। वहाँ एक आदमी बड़े से ड्रम में केमिकल्स डाल रहा होता है। लाओ डॉनी की तलाशी लेता है और फिर पक्का करने के लिए मारमैन उसे थोड़ा रफ ट्रीटमेंट देता है। गन की नोक पर मारमैन पूछता है, क्या तुमने हमारी प्लानिंग निक को बता दी? डॉनी कसम खाकर कहता है, मैंने एक शब्द भी नहीं बताया। वो डॉनी पर भरोसा कर लेता है। फिर वो एक छोटा सा खुलासा करता है, रॉबरी फ्राइडे को होने वाली है, और डॉनी को साफ साफ समझा देता है बेहतर होगा कि वो निक को ये बात बता दे। उधर निक की हालत और भी बिगड़ चुकी होती है। डेबी की बहन के घर एक छोटी सी पार्टी चल रही होती है और निक वहाँ पूरी तरह बैलेंस खो चुका होता है। वो नशे में धुत है, गुस्से से भरा हुआ है और उसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स हैं। जब डेबी का नया बॉयफ्रेंड चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, निक उसे जाने नहीं देता और फिर घमंड और बेबसी में डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। नया बॉयफ्रेंड शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसे उकसाता ही रहता है। आखिरकार उसे जबरदस्ती जाना पड़ता है और इधर डॉनी और निक की मुलाकात एक बुटीक में होती है। डॉनी गुस्से में निक पर आरोप लगाता है, तुमने रेस्टोरेंट में मेरी कवर लगभग उड़ा दी थी। फिर वो उसे बताता है रॉबरी फ्राइडे को है। कुछ समय बाद निक एक गन रेंज में मारमैन और उसके क्रू को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। निक उन्हें वहीं अरेस्ट कर सकता था, सब इलीगल गन से लैस थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वो देखता है कि उसकी हर गोली टारगेट पर लगती है। निक मुकाबला करने की कोशिश करता है। वो अपना टारगेट पास लाता है और देखता है कि मारमैन की सारी गोलियां सीधे दिल पर लगी हैं। फ्रस्ट्रेशन में निक कागज को मोड़ देता है। वो मारमैन के काम डोमिनेंस को दिमाग से निकाल ही नहीं पाता और खुद को और भी कमजोर महसूस करते हुए निक एक स्ट्रिप क्लब चला जाता है। वहाँ से वो एक स्ट्रिपर के साथ बाहर निकलता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसी स्ट्रिपर को मारमैन ने उस पर नजर रखने के लिए हायर किया है। निक को तब जबरदस्त शॉक लगता है जब मारमैन आराम से स्ट्रिपर के अपार्टमेंट में घुस आता है। निक की गन बस हाथ की पहुंच से बाहर होती है। मारमैन पूरी तरह कंट्रोल में होता है। वो निक की तरफ ठीक से देखता भी नहीं, सीधे उसके पास से चलता हुआ बेडरूम में चला जाता है। निक जल्दी जल्दी गन उठाता है, कपड़े पहनता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह मारमैन स्ट्रिपर के अड्डे पर उठता है। वो चुपचाप अपना सामान पैक करता है और निक वहाँ से निकल जाता है। इधर निक खुद अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वो अचानक अपनी बेटी से स्कूल में मिलने पहुंच जाता है, लेकिन ये मुलाकात दिल तोड़ने वाली साबित होती है। निक अपनी कार में बैठा रो रहा होता है। सारी जिंदगी का बोझ एक साथ उस पर टूट पड़ता है। अब सीन कट होता है और हमें मारमैन का ठिकाना दिखाया जाता है। मारमैन अपने क्रू के साथ रॉबरी की प्लानिंग दोबारा चेक करता है, हर छोटी डिटेल को लॉक करता है। वो डॉनी को वेपन्स प्रॉपर्ली हैंडल करने की ट्रेनिंग भी देता है। उधर निक और उसकी टीम भी तैयार हो रही होती है। ये लोग वॉर के लिए निकल चुके हैं। निक अपनी टीम के साथ रॉबरी लोकेशन की तरफ बढ़ता है और तभी मारमैन की टीम एक कमर्शियल बैंक ब्रांच पर हमला कर देती है। वे अंदर घुसते ही हॉस्टेजेस बना लेते हैं। निक और उसकी टीम बाहर से पूरी केओस देख रही होती है। मारमैन वही पुरानी हॉस्टेज वाली लाइन दोहराता है, हम पैसे के लिए आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। कोऑपरेट करोगे तो जिंदा रहोगे। वो बैंक मैनेजर को आदेश देता है, 911 पर कॉल करो। उनकी डिमांड साफ है, हेलीकॉप्टर से $10 मिलियन के अनमार्क्ड बिल्स, वरना हर घंटे एक हॉस्टेज मरेगा। लेकिन निक खुश नहीं होता जब 911 का रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि इससे उसकी पर्सनल प्लानिंग बिगड़ जाती है। तभी FBI भी मौके पर पहुंच जाती है। मारमैन का गैंग कोई मजाक नहीं कर रहा और ये साबित करने के लिए वे पीछे के कमरे में एक हॉस्टेज को गोली मार देते हैं। गनशॉट की आवाज से बाहर टेंशन की वेव दौड़ जाती है। निक और FBI ऑफिसर्स और ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। नेगोशिएटर हेलीकॉप्टर में पैसे भेजने के लिए मान जाता है, लेकिन डिमांड्स पूरी होने तक कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। अचानक निक का फोन बजता है। कॉल मारमैन की होती है। निक हैरान है, इसे मेरा नंबर कैसे मिला? निक पूछता है, तुम जिंदा बाहर निकलने की प्लानिंग कैसे कर रहे हो? मारमैन जवाब देता है, मैं गिरफ्तार नहीं होने वाला। निक पलटकर बोलता है, मेरी प्लानिंग भी तुम्हें अरेस्ट करने की नहीं है, वैसे भी मेरा प्लान तुम्हें खत्म करने का है। इधर मारमैन और उसका क्रू वॉल्ट को उड़ा देते हैं। उसी समय मैक एक कॉल इंटरसेप्ट करता है, दोपहर 2 बजे आने वाले फेडरल रिजर्व कैश ट्रक की। बैंक के बाहर निक बिल्डिंग का मैप स्टडी करता है और तभी उसकी नजर एक मैन होल पर जाती है। अब निक समझ जाता है मारमैन कोई अलग ही गेम खेल रहा है। निक एक आयरन रॉड उठाता है, FBI के ऑर्डर्स को इग्नोर करते हुए अपनी टीम के साथ अंदर घुस जाता है। अंदर
अंदर उन्हें सारे हॉस्टेजेस मिलते हैं। उनमें वो भी शामिल होती है जिसे सपोजिडली गोली मारी गई थी, लेकिन वो जिंदा है। मारमैन का क्रू फ्लोर के नीचे से भाग चुका होता है। इधर मारमैन और उसका गैंग बिना वक्त गंवाए शहर के एक शांत इलाके से बाहर निकलते हैं। मैक फेडरल रिजर्व को कॉल करता है, खुद को रियल रिप्रेजेंटेटिव बताकर बात करता है। उन्होंने पहले ही अपने आर्मर्ड ट्रक पर नया पेंट करवा लिया होता है, इसलिए उन पर कोई शक नहीं करता। और इसी बीच डॉनी एक कैश बॉक्स के अंदर छिप जाता है। मारमैन बॉस्को को ऑर्डर देता है, फेडरल रिजर्व की पावर काट दो। बिजली जाते ही इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट होते हैं। नॉन एसेंशियल स्टाफ को कैश काउंट रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। और तभी डॉनी भूत की तरह कैश बॉक्स से बाहर निकलता है। वो सीधे उन पुराने नोट्स की तरफ बढ़ता है जो डिस्ट्रॉय होने वाले होते हैं। लेकिन कोई भी परफेक्ट रॉबरी बिना प्रॉब्लम के पूरी नहीं होती। एक गार्ड को बेचैनी होने लगती है। वो कैश काउंट रूम को चेक करने के लिए जाता है और रेडियो पर स्टाफ को बुलाने की कोशिश करता है। डॉनी पुराने नोट्स को गार्बेज बैग्स में भरता है और उन्हें ट्रैश सिस्टम में डाल देता है। जब गार्ड स्टाफ के साथ वापस आता है, डॉनी बहुत दूर जा चुका होता है। वो वेंट से रेंगते हुए बाहर निकलता है। बिल्कुल ऐसे उसी वक्त निक और उसकी टीम शहर की सड़कों पर मारमैन के गैंग को पकड़ने के लिए दौड़ रही होती है। वो फेडरल रिजर्व में वापस एंटर करता है। मारमैन और लाओ आगे बढ़ते हैं। हर सिक्योरिटी चेक पॉइंट को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे ये काम वो सैकड़ों बार कर चुके हों। इधर डॉनी सबसे साइलेंट एस्केप प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो कुछ दिन पहले बाथरूम में छुपाया हुआ फूड बैग निकालता है, उसे कस्टमर को देता है और बार स्टाफ से चुराई हुई आईडी यूज करके पूरी सिक्योरिटी के बीच से निकल जाता है। उसका कॉन्फिडेंस पीक पर होता है, कोई उसे नोटिस तक नहीं करता। मारमैन और बॉस को कैश ले जा रहे गार्बेज ट्रक को हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन तभी निक की टीम आखिरकार डॉनी को पकड़ लेती है। वो डॉनी को पीटते हैं और आखिरकार डॉनी टूट जाता है। वो मारमैन के नेक्स्ट मूव के बारे में सब कुछ बता देता है। ये बात मैक सुन लेता है और तुरंत मारमैन को वार्न कर देता है। निक और उसकी टीम मारमैन को रोकने के लिए दौड़ पड़ती है। मारमैन की टीम ट्रैफिक में फंस जाती है। निक ट्रैफिक में फंसा होता है। अचानक उसकी नजर उन पर टिक जाती है। मारमैन सॉर्ड ऑफ शॉटगन निकालता है और सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। निक अपनी टीम को पोजीशंस लेने का ऑर्डर देता है। उन सबको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। बॉस को ज्यादा देर टिक नहीं पाता। टोनी उसे मार गिराता है। तभी मारमैन टोनी के घुटने में गोली मार देता है। टोनी दर्द से तड़पने लगता है। उसी बीच गस बेहद ब्रूटल तरीके से लाओ को मार देता है। अब मारमैन अकेला बचा है, लेकिन वो बिना लड़े हार मानने वाला नहीं। गनफाइट की आग में वो मर्फी को भी मार गिराता है। मारमैन एक फेंस पर चढ़ता है। निक बिना एक सेकंड सोचे ट्रिगर दबा देता है। बुलेट फेंस को चीरती हुई मारमैन को लगती है। वो लड़खड़ा कर आगे गिरता है, लेकिन अभी जिंदा है। वो निक की तरफ मुड़ता है। खून टपक रहा है, साफ दिख रहा है ये उसकी आखिरी सांसें हैं। मारमैन उठने की कोशिश करता है। निक गोली चलाता है। मारमैन जमीन पर गिर पड़ता है और धीरे धीरे सब खत्म होने लगता है। निक उसे वहीं छोड़कर नहीं जाता। वो चुपचाप आगे बढ़ता है और मारमैन के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। हवा में एक अजीब सा अनकहा सम्मान तैर रहा होता है। मारमैन मुश्किल से खुद को संभालते हुए निक की तरफ देखता है। उसकी आवाज कमजोर होती है, लेकिन उसके वर्ड सीधे दिल में चुभते हैं। वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं वापस जेल नहीं जा रहा। निक मारमैन की एसयूवी की तलाशी लेता है, लेकिन अंदर सिर्फ फटे हुए कागजों के बैग्स होते हैं। असली कैश यहाँ पर भी नहीं होते। उधर डॉनी पहले ही कस्टडी से गायब हो चुका होता है। बाद में FBI कंफर्म करती है कि फेडरल रिजर्व से एक भी पैसा मिसिंग नहीं है। निक अब डॉनी के बार पहुंचता है। यहीं से सारी पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। दीवारों पर डॉनी की फोटोज मारमैन के गैंग के साथ लगी होती हैं, बिल्कुल ट्रॉफी केस की तरह। फेडरल रिजर्व के एम्प्लॉइज रेगुलरली उस बार में आते थे और तभी निक को रियलाइजेशन होता है डॉनी ही असली मास्टरमाइंड था। फ्लैशबैक्स में हमें पूरी सच्चाई दिखती है, कैसे डॉनी ने पूरी रॉबरी प्लान की और डॉनी ने मारमैन की टीम को हायर की थी। रिजर्व स्टाफ से अंदर की इंफॉर्मेशन निकलती है और हमें पता चलता है कि कट नोट्स से नकदी स्वैप करवाई और असली पैसे चुपचाप बाहर निकालकर टायरों में छुपा दिए गए थे। फिर वो कैश सीधा पैनमा भेज दिया गया। अब डॉनी लंदन में है, एक दूसरे बार में काम कर रहा है, नई जिंदगी में ऐसे घुला मिला है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी टीम भी वहीं है, चुपचाप अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही है। तभी डायमंड एक्सचेंज का एक आदमी अंदर आता है। डॉनी उसे देखता है और उसको हल्की सी मुस्कान देता है और उसे फ्री बियर दे देता है और इसी तरह एक परफेक्ट बैंक रॉबरी अंजाम तक पहुंचती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए धन्यवाद।